हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इवॉल्व विद जैस्मिन। आज हम लोग कुछ अमेजिंग लेके आए हैं आप लोगों के लिए। आप गेस करना चाहोगे? सो हम सबकी लाइफ में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? दैट इज़ आवर रिलेशनशिप जिनकी वजह से हम लोग बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं, जिनके साथ हम अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड करना चाहते हैं। मैं इसको एक और वे में बताना चाहती हूँ। रिलेशनशिप्स आर लाइक अ फैब्रिक। जो एक कपड़ा होता है ना, वैसे होता है हमारी लाइफ में। इसमें आप कोई भी रिलेशनशिप ले लो, चाहे वो आपका रोमांटिक रिलेशनशिप है, चाहे पेरेंट्स के साथ है, बच्चों के साथ है। हर रिलेशनशिप जो है ना, वो खुशियाँ ही दे के जाता है, हमारी लाइफ को फुलफिल कर देता है। आई एम राइट? यस। सो ड्यूरिंग दिस रिलेशनशिप, जहाँ पे हमें बहुत सारा प्यार मिलता है, जहाँ पे हम बहुत सारी खुशियाँ बटोलते हैं, सेम टाइम पे रिलेशनशिप अपने साथ बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को भी लेके आता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को भी लेके आता है। कुछ ऐसे डाउट्स आते हैं, फियर आते हैं मन में, जिनको हमें जिनके आंसर्स चाहिए होते हैं। तो आज इसी चीज़ को दूर करने के लिए गाइज, मैं आप सब लोगों के लिए पॉडकास्ट लेके आई हूँ, स्पेशली ऑन रिलेशनशिप। पर हम लोग रिलेशनशिप में फोकस करेंगे आज सिर्फ और सिर्फ कपल्स पे, टू गेट द एडवाइस कि कपल्स अपनी लाइफ को कैसे ब्यूटीफुली डिज़ाइन कर सकते हैं अपने वे से। वी हैव स्मिता मित्तल विद अस। शी इज़ अ रिलेशनशिप कोच, तो लेट्स कॉल हर। सो वेलकम स्मिता मैम ऑन दिस शो, एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतना अपना प्रेशियस टाइम निकाला और आप हमें आज और यूज़र्स को बहुत ही यूज़फुल टिप्स देने वाले ऑन रिलेशनशिप। तो ओवर टू यू। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी रिलेशनशिप कोच की जर्नी कैसे शुरू हुई? थैंक यू सो मच जैस्मिन फॉर गिविंग मी द चांस। और ये मेरी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। जब मैं 19 साल की थी, मेरा बीए पूरा हो चुका था और मेरे पास 6 महीने का समय था। मेरी एंगेजमेंट हो चुकी थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं 6 महीने क्या करूं। तो मैंने पेपर में यूपीएससी एग्जाम का एक एडवर्टाइजमेंट देखा। उस समय ऐसे ही होता था, तो हमने वो फॉर्म भर के भेज दिया। तब ईमेल वगैरह तो था ही नहीं कुछ। तो हमारा वो हमने फॉर्म भर के भेज दिया। उसका उन्होंने आ गया, यहाँ पे पेपर होगा आपका, हम पेपर दे आए। सब कुछ हो गया, मेरे दोनों पेपर्स क्लियर हो गए। इंटरव्यू कॉल जब आया तो मेरे फादर को लगा कि इंटरव्यू कॉल दे कि क्लियर कर लेगी, और मेरी मदर इन लॉ को भी यही लगा कि भाई ये तो इंटरव्यू में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देन दे पुट देयर फुट डाउन कि तुम ये इंटरव्यू देने मत जाओ, क्योंकि तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम्हारा हस्बैंड बड़े शहरों में जॉब लगेगा और तुम छोटे शहरों में जाओगी, ये समझ में नहीं आएगा हमें। हम्म। और से 40 साल पहले इट वॉज अनथिंकेबल ऑल्सो, अनलाइक इन टूडेज एज। या, दैट्स ट्रू। सो आई अग्रीड एंड एट द एज ऑफ 19 आदमी उतना मेच्योर भी नहीं होता। हम्म। पर एक चीज मुझे समझ में आ गई कि इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस क्या है, ओके। हाउ मच वी हैव टू बी टुगेदर टू मेंटेन इन दिस रिलेशनशिप। उसके बाद जहां जहां उनकी जॉब होती थी वहां पे मैं जाती थी, और इस बीच में मुझे हमारे एक बेटा भी हो गया। और मुझे दो आई नेवर वांटेड टू बिकम अ टीचर, बट आई बिकेम अ टीचर एंड आई स्टार्टेड एंजॉयिंग दैट। तो मैं हमेशा रिजाइन करती थी अपने स्कूल से, और एज लक वुड हैव इट जहां जाती थी वहां मुझे जॉब मिल जाता था, जस्ट टू बी टुगेदर, टू कीप द फैमिली टुगेदर। क्योंकि बच्चे के लिए सिर्फ पैसा ही देना या अच्छी स्कूलिंग देना ही पूरा नहीं होता, पूरा फैमिली एनवायरनमेंट उसके लिए बहुत जरूरी होता है, हैप्पी फैमिली एनवायरनमेंट। क्योंकि कमी सिर्फ पैसे की ही नहीं होती, भावनाओं की भी होती है। सो ट्रू। तो तो उस चक्कर में मैं हमेशा रिजाइन करती थी, और जहाँ पे भी हम नए शहर में जाते थे वहां मुझे जॉब मिल जाती थी, एंड दैट इज हाउ माय जर्नी स्टार्टेड। एंड माय बिलीफ इन द importance of relationship grew. It kept on growing कि yes, it is very important, I have to do it, and this is the way to do it for me. तो वो मैं करती रही, और धीरे धीरे जब मैं प्रिंसिपल बन गई आईबी स्कूल की, मैंने अपना काम छोड़ दिया। उसके बाद my coaching journey started, and after doing my master coach certification of NLP, I decided to be a relationship coach because I had seen the importance of relationships कि हमारी जिंदगी की बड़ी खुशियां और सबसे बड़े दुख हमें रिलेशनशिप के माध्यम से ही मिलते हैं।
So this is how I came to be a relationships coach. I guess really it's really good to hear from you, ma'am. And थैंक यू सो मच, क्योंकि आई गेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी रिलेशनशिप को समझना। अगर आप उस चीज़ से गुजर चुके हो तो आपकी जर्नी जो है वो ऑलरेडी इस चीज़ से निकल चुकी है। सो आई गेस इट्स रियली अमेजिंग कि हम लोग जो आपसे सीखने वाले हैं आज वो बहुत ही अच्छा होने वाला है ना, आप बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करने वाले हो हमारी लाइफ में। तो आज मैं आपसे सबसे I पहले hope ये so. चीज़ डेफिनेटली मैम। सो मैम मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि कौन सी ऐसी चीज़ है एक रिलेशनशिप में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है? वैसे तो बहुत सारी होंगी बट कुछ ऐसा होगा कि जो एक चीज़ जिसके सिर पे सारी चीज़ चलती है, जैसे कुछ रूट्स होते हैं। Okay. Before taking this question, I would like to take a little detour. Okay. First, I would like to talk what is relationship. आप समझते क्या है relationship? And I have coined my own definition. मैंने रिश्ते की एक अपनी परिभाषा बनाई है कि relationship is our intention, connection, and interaction with person, people, place, object, idea or a thought. Okay. तो रिश्ता सिर्फ लोगों से ही नहीं होता, कभी कभी आके हम ये काम करें और उस आइडिया के पीछे आप सारी चीजें छोड़ के उसके पीछे भागते हो। लाइक पीपल माइग्रेट टू अदर कंट्रीज, कैसे? उनका तो सारी परिवार सारे रिश्ते तो इसी देश में है, पर फिर भी एक विचार है कि उस देश में हमें खुशी मिलेगी, तो वो सोच के वो माइग्रेट कर जाते हैं और सारी मुश्किलों से गुजर जाते हैं क्योंकि उनका रिश्ता उस विचार से बहुत गहरा है। तो जो इंटेंशन है, हमारी इंटेंशन पहले बनती है हर रिश्ते के लिए, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे वो माँ बाप का रिश्ता हो। माँ बाप चाहते हैं वो हमारे बच्चा हो, हमारी जिंदगी में एक बेबी आना चाहिए, उनकी इंटेंशन होती है कि बच्चा है। फिर जब वो बच्चा आता है उससे कनेक्टिविटी बढ़ती है, फिर उससे इंटरेक्शन होता है। अगर वो बच्चा अनइंटेंशनली आ जाता है तो सारे माँ बाप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, कभी कभी मदर्स नहीं कर पाती कि क्या ये आफत आ गई मेरी जिंदगी में, मेरा जॉब इतना अच्छा जा रहा था, मेरा जॉब रुक गया, इसकी वजह से मुझे मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन पा रही हूँ, मैं वहां नहीं जा पा रही हूँ। तो ऑल दीज थिंग्स हैपन। तो इन एवरी रिलेशनशिप इंटेंशन इज फर्स्ट। आप किस इंटेंशन से वो रिश्ता डेवलप कर रहे हो, आपका कनेक्शन क्या है, Okay. और उस कनेक्शन के आधार पर आपका इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन सिर्फ बातचीत का नहीं होता, व्यूज एक्सचेंज होना, लुक्स एक्सचेंज होना, फीलिंग्स का आदान प्रदान होना, ऑल दिस इज इंटरेक्शन। कोई लड़की कहती है मैंने तो, या लड़का कहता है मैं तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, पर उनके लुक्स ऐसे होते हैं, दे स्पीक वॉल्यूम्स। उसमें कहने की जरूरत नहीं होती उनको। तो वो रिश्ता बहुत जरूरी है। फिर आपने जो मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है, आई विल कम बैक टू द सेम थिंग। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज हर रिश्ते में, आपने किस इंटेंशन से रिश्ता पूरा शुरू किया था, क्या वो आपकी वो इंटेंशन पूरी हो रही है? आपने मुझसे पूछा था कि रिश्ते में इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, तो मैं उसमें यही कहूंगी कि रिश्ते में इम्पोर्टेंट चीज इंटेंशन होती है। आपने किस इंटेंशन से शुरू किया था, आपको उस रिश्ते में चाहिए क्या था? जैसे अगर कोई आदमी कोई नया मतलब कपल, जैसे लव मैरिजेस होते हैं आजकल, तो आपको उस लड़के की किस बात से लव हुआ था, या लड़के की किस चीज से लव हुआ था? वर यू इम्प्रेस्ड बाय द ब्रांड he or she were wearing, her styling, sense of styling, her way of communication, all these things matter। और फिर आप अपने रिश्ते में आप उस चीज को ढूंढते हो, पर कभी कभी क्या होता है कि आप उसके इतने आदी हो जाते हो कि आप उससे आगे भी चीजें देखने लगते हो, ये तो मुझे मिल गया, अब इसके बाद क्या?
जैसे आपने लव मैरिज होती है तो लड़की बड़ी सुंदर है, अब लड़की बड़ी सुंदर है पर वो कब तक सुंदर रहेगी, लड़की भी सोचती है चलो मुझे तो बड़ा अच्छा हस्बैंड मिल गया, अब डाइट वाइट करने की क्या जरूरत है, एग्जैक्टली। तो चलो भाई एक्सपेंशन हो, एंजॉय किया जाए लाइफ को। और हमारे सोसाइटी में क्या होता है, एंजॉयमेंट इज एसोसिएटेड विद फूड। ये एंजॉयमेंट है, पार्टी है, मतलब खूब खाना खाओ, दबा के खाना खाओ। पिज्जा खाना है तो पूरा का पूरा ही खा लो, विदाउट काउंटिंग द कैलोरीज, विदाउट बीइंग कंसर्न कि इसका नतीजा क्या होने वाला है 2-3 दिन बाद। तो उससे क्या होता है, अगर लड़का या लड़की कोई भी हो, उन्होंने एक फिजिकल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए, वो somebody is very concerned, very conscious about the physical beauty, और उसका पार्टनर वो फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल स्मार्टनेस खो रहा है, तो उसके लिए वो दुख का कारण बन सकता है। कोई इंसान ने रिश्ते में उनकी इच्छा है, उनकी इंटेंशन है कि मैं इसके साथ प्यार से जीवन बिताना चाहता हूँ, शांति से जीवन बिताना चाहता हूँ। दूसरा, एंड जैस्मिन वी शुड नॉट फॉरगेट दैट इन रिलेशनशिप, अगर जैसे जैसे समय बीतता है हम सब भी बड़े होते जाते हैं। अगर आज के जमाने को हम देखें कि 30 साल की उम्र के आसपास शादी करते हैं, तो अगर आपने 30 साल की उम्र के आसपास शादी करी तो 10 साल में आप 40 साल के हो जाओगे। तो जो आपकी इच्छाएं, जो आपकी प्रायोरिटीज, जो आपकी एस्पिरेशंस 30 साल में थी वो 40 साल पे तो नहीं रहेंगी, वो बदल जाएंगी। ऐसे ही दूसरे आदमी की भी बदलेंगी। समटाइम्स द डिस्टेंस कम्स इन एस्पिरेशन। एक जना इस रास्ते पे चलता है, गलती दूसरे की भी नहीं है, पर दूसरे की एस्पिरेशंस उसे दूसरे रास्ते पे ले जा रहे हैं। दोनों अपनी अपनी जगह सही है, पर उनकी ग्रोथ अलग अलग होने लगी। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जो मैं मानती हूँ, कुछ भी हो जाए, सबसे ज्यादा चीज जो जरूरी है दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हमेशा ऑन रहना चाहिए, चाहे रिश्ते में कितनी भी मुश्किलें आए। सो लड़ाई हुई है तो उस समय शांत रहो, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद वापस उस मुद्दे पे आप चर्चा करें जब दूसरा आदमी भी शांत हो चुका हो। सो मैम यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी जो मुझे समझ में आया कि आपने जो चीज़ बताई, सबसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इंटेंट। हम किस चीज़ को सोच के एक रिश्ता शुरू कर रहे हैं, जो हम अपने लाइफ पार्टनर में देख रहे हैं, वो क्या एक चीज़ थी, तो वो लॉन्गर रन में कैसे चलेगी। अगर वो चीज़ ख़त्म हो रही है, वो इंटेंट ख़त्म हो रहा है, तो रिश्ता कहीं ना कहीं टूटने लग जाता है। एंड देन जो आपने एक चीज़ यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट थिंग बता दी है, जो हम माइट भी आगे जाके डिस्कस करने वाले थे, कि हम इसको, इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करें। बट आपने एक चीज़ जो अभी बात करी है इन शॉर्ट, कि कम्युनिकेशन इज़ द की। अगर हम अपनी बातें दिल खोल के अगर मैं बोलती हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि आपके साथ ही है कि स्मिता मैम, मुझे आप जैसे पहले केयर करते थे अभी भी आप वैसे ही केयर करो, वो चीज़ मिसिंग हो रही है। ऐसा क्या है कि हम अपने रिश्ते को रिवाइव कर सकें। सो दैट इज माइट बी मिसिंग दीज डेज इन अ कपल। तो इसीलिए जो रिश्ते हैं वो थोड़े से बिगड़ते जाते हैं विद द टाइम पीरियड। आई होप आई हैव क्या कहते हैं उसको, समराइज अच्छे वे से कर पाई हूँ जो आपने बोलना चाहा है। ओवर टू यू मैम, व्हाट डू यू वांट टू से? Okay. What what I would like to say is that you have summarized it well, but you missed the point कि aspirations जो growth होती है समय के साथ, वो अलग अलग डायरेक्शन में हो सकती है। उससे हमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अलग अलग रहो, बट ब्रिज शुड ऑलवेज बी देयर। अगर ग्रोथ अलग हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ब्रिजिंग नहीं हो सकती, ब्रिज हो सकता है उसमें। और कम्युनिकेशन एक्ट्स एज अ ब्रिज। तो आपका कम्युनिकेशन ऑन होना चाहिए। और कम्युनिकेशन सिर्फ बात का ही नहीं, कम्युनिकेशन हम जो जैस्मिन, जैसे हम लोग एक मेहराबियन थ्योरी है कि जो शाब्दिक वार्तालाप होता है, जो हम वर्ड से जो हम बातचीत करते हैं,
वो किसी भी रिलेशनशिप में, उस किसी भी कम्युनिकेशन में उसकी वेटेज 8% से ज्यादा नहीं। ओके, जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं उनकी वेटेज 8% से ज्यादा नहीं। जो 55% ऑफ द कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन 55% कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन बॉडी लैंग्वेज, किस तरह से बात कही जा रही है। और 27% of 37% of remaining 37% is the tone and the pitch. जैसे आप, वो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। आप आए हमारे यहाँ, मैं कहूँ, ओ नमस्ते नमस्ते जैस्मिन आओ, या हेलो जैस्मिन आओ, आपको कैसा लगा? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी। वेलकमिंग लगा, कैसा लगा? द वे आपने अभी ये टोन यूज़ करी है इतना वेलकमिंग नहीं लगा, ऐसे लगा कि शायद आप वैसे कर रहे हो कि आ गए हो तो आ जाओ, ये वाली फीलिंग थी। और अगर मैं कहूँ, ओ वाओ हेलो जैस्मिन, अरे व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, प्लीज कम, शब्द वही है, टोन और पिच बदल गई। और अगर मैं आपसे कहूँ, ओ हेलो जैस्मिन आओ बैठो, बाय। सॉरी, अगेन मैम, वो मैं ये बोलूँगी कि ये सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं, क्योंकि लाइफ इज़, आप किस वे से मुझे वेलकम करोगे वो मैटर कर रहा है। आपकी टोन से मुझे पता चल रहा है कि आप चाहते हो दिल से कि मैं आ जाऊँ, कि चाहते हो कि दूर से ही चले जाओ। सो दैट्स अ थिंग। ऑल राइट, सो आई विल जस्ट क्लोज इट, क्लोज दैट सेंटेंस, कि हमारा जो कम्युनिकेशन ब्रिज होता है वो सिर्फ शब्दों से ही नहीं होता, वो लुक से और हमारी बॉडी लैंग्वेज से भी बनता है। जो केयर है, जो कनेक्टिविटी है, जो प्यार है, वो सिर्फ शब्दों से ही नहीं दिखाया जाता, वो हमारे जेस्चर से और हमारी टोन से, हमारे लुक से, हमारे एक्सप्रेशन से बहुत ऑब्वियसली दिखाया जाता है। सो जस्ट कीप take care of these things and see the difference happening in front of your eyes only. रियली अमेजिंग मैम, थैंक यू सो मच कि आपने इतने अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं। आज पहली बार पता चला है कि रिलेशनशिप सिर्फ रिलेशनशिप नहीं है, उसके अंदर कितने सारे कंपोनेंट्स हैं, इंटेंट, एस्पिरेशन। और जब ये सारी चीज़ें थोड़ी बिखरने लग जाएं तो कम्युनिकेशन इज़ द की टू हैंडल। तो कम्युनिकेशन में भी आपने काफ़ी सारे पॉइंट्स बता दिए, लाइक कि कैसे 27% जो है, 37% जो है वो सिर्फ हमारे टोन के ऊपर डिपेंड करता है, 8% है जो हम वर्ड्स बोल रहे हैं, रेस्ट इज आवर गेस्चर्स, एवरीथिंग। सो आई गेस दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द कपल्स, जो लोग कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं उनके लिए भी एक छोटी सी टिप आपने दे ही दी है। सो रियली अमेजिंग मैम, ग्रेट। So, ma'am, before we wrap up this today's session, I would like to ask you one thing, कि जो मेजर क्वेश्चन है हमारा, कि कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही क्यों है रिलेशनशिप्स में? Why the reason conflicts occur? See, I will say conflicts start happening, अगर हम उसको बारीकी से समझना चाहें असलियत में, जब हम रिलेशन, देखो कॉन्फ्लिक्ट जो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की शुरुआत में नहीं होते। शुरुआत किस थी? जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी पुराने जाते हैं, दे बिकम वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर, तो उनमें फ्रिक्शन होने लगता है। पर अगर हम शुरुआत में देखें, क्यों नहीं होते? लड़का लड़की वही है, उनकी पर्सनालिटी वही है। एक तो ये है कि बोथ ऑफ देम आर इनसिक्योर इन दैट रिलेशनशिप, दे फील कि अगर हमने ये कहा तो रिश्ता टूट जाएगा, एंड दे डोंट वांट द रिलेशनशिप टू ब्रेक। दे आर नॉट इन द पोजीशन टू टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। जैसे आप नए जॉब में जाते हो तो कितना उछल उछल के काम करते हो, कितना प्रोएक्टिव रहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि भाई सही इंप्रेशन बनाना है, नहीं तो बॉस बोनस नहीं देगा, निकाल देगा। पर उसी जॉब में जब आप कंफर्टेबल हो जाते हो, परमानेंट हो जाते हो, तो बहुत सारी चीजें छोड़ने लगते हैं। यार छोड़ो ना,
बाद में देखेंगे, कर लेंगे। एंड दैट इम्पैक्ट द सेम थिंग हैपेंस इन दिस रिलेशन, चाहे वो मियाँ बीवी की हो, चाहे वो लिविंग पार्टनर्स की हो। जब तक रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी रहती है तब तक रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहती है। जैसे जैसे सिक्योर हो जाते हैं, लगता है अच्छा, स्पेशली शादी के बाद, कि अच्छा अब तो हम मियाँ बीवी बन गए, अब तो आई कैन बी माई सेल्फ। बीवी भी सोचती है दैट शी ऑल्सो कैन बी हर सेल्फ, एंड बोथ ऑफ देम टेंड टू बिकम कंफर्टेबल विदाउट एनी बैड इंटेंशन। वही नहीं चाहते कि हम दूसरे को दुख दें, वो सिर्फ खुद सुखी होना चाहते हैं उस रिश्ते में। उनके खुद सुखी होने के तरीके इतने अलग होते हैं कि हो सकता है उससे दूसरा आदमी दुखी होने लगे, क्योंकि वो तो उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इसका इसका खुश होने का तरीका ये है, इसको अच्छा इस चीज से लगता है। वो तो सोचते थे भाई जैसे पहले था वैसे ही है, और अपना भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, दूसरे पे निगाह रख। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सिक्योरिटी के साथ, सिक्योरिटी पाने के बाद जब हम उसमें कंफर्टेबल होना चाहते हैं, तो हम दूसरे का कंफर्ट भूल जाते हैं और सिर्फ अपना कंफर्ट देखते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि दूसरा आदमी एडजस्ट करे। भाई रिश्तेदारी में सब कहते हैं भाई शादी में तो एडजस्टमेंट का ही काम है। लड़कियां भी, लड़कियों से भी कहा जाता है, आजकल लड़कों से भी कहा जाता है कि भाई थोड़ा तो अकोमोडेट करना पड़ेगा, थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा। वो तो हर एक को करना। All of us are, puzzle pieces, and we sit together to make a picture complete. Oh, तो right. कहीं ना कहीं कोना रगड़ता है, कहीं ना कहीं कोना अटकता है, पर हम एडजस्ट करके एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं, एंड वी मेक द पिक्चर कंप्लीट। पर कभी कभी हम नहीं हो पाते, तो जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप होने लगते हैं, इसके कारण सबसे पहले जैसे मैंने बताया, टू मच ऑफ बीइंग कंफर्टेबल एंड दैट लुकिंग ओनली फॉर योर कंफर्ट। सेकेंड इज ईगो। मैं बीवी हूँ, मेरी बात सुननी चाहिए, मैं पति हूँ, मेरा हक बनता है। दोनों की ईगो। और आजकल किसी में भी, हाँ, तो ईगो ईगो आ जाती है। तो पहले क्या था कि लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती थी, तो वो बहुत सारी बातें झेल जाती थी कि भाई सुनना मुझे माँ बाप के यहाँ भी है, माँ बाप चले जाएंगे तो भाई भाभी की सुननी पड़ेगी, विच विल बी वर्स। एटलीस्ट यहाँ पे मेरा अपना घर तो है, थोड़ी तो फ्रीडम है मुझे उससे ज्यादा। तो बहुत कुछ झेल जाती थी। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आप स्प्रिंग को दबाओ और दबाने के बाद एकदम से छोड़ दो तो कैसे उछलता है। आजकल हमारी लड़कियों की मेंटालिटी उसी तरह की है। उनकी माओ ने इतना झेला है अपनी ससुराल में, इतने ताने सुने हैं सास नंदों के, पतियों के इतने वो झेले हैं, तो अपनी लड़की से कहते हैं घर बनाना पर कभी दबना नहीं। मैं बहुत दबी हूँ और मैंने देखा है, मैंने भोगा है दबने दब के कोई फायदा नहीं। So the girl has grown up listening to this, watching all these things. So she doesn't want to be in the same shoes that her mother had been. So she's not willing to adjust. She's not willing to compromise. Adjust, yes, but not compromise. तो ईगो आ जाती है बहुत ज्यादा। जब भी कॉन्फ्लिक्ट है और आपकी डिजायर है दैट यू वांट टू कंटिन्यू इन दिस रिलेशनशिप, यू वांट टू टेक इट फॉरवर्ड। हर आदमी गलती करता है, कभी लड़के से होती है, कभी लड़की से होती है, कभी दोनों से होती है। बट दे realize कि ठीक है, this relationship is important. When they sit back, look around, they see they have had some very lovely moments in this relationship. They have enjoyed thoroughly. Very sweet memories they have collected in this relationship, and they can't afford to let it go. Bachas are also sometimes involved. तो उस समय उनको bridges mend करने चाहिए। क्या चीज ऐसी है? Sit down, take paper and pencil, write expectations from each other, create boundaries. Always have boundaries in all your relationships. That you can talk, you can tell me till this point, but not beyond that. Don't cross this line. I don't know how will I react. So there should be a boundary. Husband wife है, इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे को पर्सनल स्पेस ही ना दें। हर आदमी को ब्रीदिंग स्पेस चाहिए होती है, और वो हर रिश्ते में चाहिए होती है।
हस्बैंड वाइफ ही नहीं, हर रिश्ते में चाहिए। तो मेक इट अ पॉइंट, जब अगर आप के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है एंड यू वांट टू कैरी ऑन दिस रिलेशनशिप, स्टिल यू वांट टू रिवाइव दिस रिलेशनशिप, so you create a boundary, write down your expectations, write down your expectations on social, financial, moral, physical, mental, emotional, spiritual, all the 7 pillars of relationship.